हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए आचार्य सुपर 20 शुरू करने जा रहा है थ्योरी की क्लास और प्लस के हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, शाम के टाइम आप सभी को 9 बजे या 8:30 बजे बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को चैप्टर वाइज एसएससी जीडी और प्लस यूपी पुलिस दोनों, यानी के दोनों की मतलब आपको अलग अलग हिंदी ना यानी के पढ़ना पड़े, दोनों की बिल्कुल कंबाइंड क्लास जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हर रोज आप लोगों को 9 बजे थ्योरी की क्लास प्रोवाइड होया करेगी और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक प्रैक्टिस सेट डेली टू डेली आप लोगों को बिल्कुल हूबहू एसएससी जीडी का प्रोवाइड होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करेंगे आज क्लास नंबर 1 हिंदी की वर्णमाला। तो हिंदी की वर्णमाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं। चलो देखो मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा क्या है। कॉपी में नोट्स लिखें, डेली रिवाइज करें, कई कई बार रिवाइज करें, क्योंकि इस बार हिंदी में एसएससी जीडी में 20 to 20 कितना हमारा टारगेट कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 20 to 20। तो देखो चलो, वर्णमाला और वर्णमाला की परिभाषा किसे कहते हैं। सबसे पहला डिस्कशन, वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण किसे कहेंगे, साथ साथ बोलेंगे, मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण कहते हैं। उसके बाद इसी की दूसरी परिभाषा में अगर कहें आप, हम ऐसे भी कह सकते हैं वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्णमाला कहलाती है। मतलब एक ऐसा पार्ट जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते, वो इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। उसके बाद दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या कहोगे, ध्वनि या वर्ण। और इस ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं, इस ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। देखो जैसे कि ए, ई, वे, चे, के, खे इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। उसके बाद वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों कि एक ऐसी स्थिति जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते वही क्या कहलाएगा, वर्ण। और दूसरी बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। वर्णमाला, वो था वर्ण, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वर्णमाला। देखो वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल देखो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं लिखा है सब कुछ, ये नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को, मतलब पूरी की पूरी जितनी भी हमारी व्याकरण है उसके वर्णों के समस्त समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है, अंग्रेजी की अलग वर्णमाला है और हिंदी की अलग वर्णमाला है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की वर्णमाला में ऐसे शुरुआत करेंगे और आखिरी तक जाएंगे, और अंग्रेजी की वर्णमाला में प्यारे विद्यार्थियों ए से स्टार्ट करते हैं और जेड तक हम चले जाते हैं। तो अंग्रेजी की वर्णमाला अलग होती है और हिंदी की वर्णमाला अलग होती है। चलो आगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्णमाला 2 स्थितियों से मिलकर बनती है, स्वर और क्या, व्यंजन। तो ऐसे ही कहेंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से बच्चों, तो क्या कहोगे, एक स्वर और एक क्या कहोगे, व्यंजन। अगर मैं स्वर की बात करूं तो क्या कहेंगे, वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। मतलब जो अकेले हों, जिन्हें बोलने में किसी दूसरे अक्षर की जरूरत ना पड़े, वही क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। उसके बाद दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि
कि जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु बिना रुके मुख से निकल जाए, वही क्या कहलाएगा? स्वर्ण कहलाता है। उसके बाद इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। कंठ का मतलब बच्चों गला, और तालु का मतलब बच्चों बताओ जरा? जीभ। तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर हैं? तो क्या कहोगे? 16 स्वर हैं। और वो 16 स्वर हैं कौन कौन से, ये आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाया है। ऐसा अनार ए आ ई बड़ी ई ऊ छोटा बड़ा ऊ ए ओ औ, ए के ऊपर बिंदी, ए के पीछे बिंदी, रेसा रेसी रेशर ले रर ले। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये टोटल आपसे ये तो पूछने का नहीं, आपसे बस ये पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे? 16। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो एक बार यहां तक रिपीट करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण क्या है? तो वर्ण को क्या कहोगे आप लोग? भाषा की एक ऐसी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण होती है। उसके बाद व्याकरण बताया मैं आप लोगों को। व्याकरण क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह व्याकरण कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक क्या कहोगे बच्चों? व्यंजन। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आप सबके साथ स्वर। देखो टोटल स्वर कितने हैं, तो क्या कहोगे? 16। ऐसे स्टार्ट करा है, लय तक जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद दूसरे शब्दों में आपको यह भी बताया है कि एक ऐसी इकाई जिसके उच्चारण में मतलब बोलते समय किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, जो मतलब अकेला हो, वही क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। चलो उसके बाद बच्चों स्वर के भेद। देखो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो मूल स्वर और एक क्या कहोगे? संयुक्त स्वर। फिर इनके मैं भेद बताऊंगा आप लोगों को। देखो संयुक्त स्वर और क्या बताया मैं आपको? मूल स्वर। तो पहला तो ये बताओ मुझे जरा, स्वर के कितने भेद हैं? तो क्या कहोगे? 2 भेद, एक तो मूल स्वर और एक क्या कहोगे? संयुक्त स्वर। अगर मैं मूल स्वर की बात करूं तो मूल स्वर टोटल कितने हैं? देखो यहां गिनेंगे, हैं कौन कौन से? ए आ ई बड़ी ऊ बड़ा औ, और उसके बाद ए और क्या कहोगे? ओ। और संयुक्त स्वर कितने हैं? तो क्या कहोगे? ए और ओ। ठीक है, तो देखो टोटल को मिलाकर के कितने बन चुके? 1 2 3 4 5 6 7 और क्या कहोगे? 8 9। तो इन दोनों की संख्या कितनी हो चुकी? मूल स्वर और संयुक्त स्वर की, तो क्या कहोगे? 9। उसके बाद बच्चों देखो स्वर कितने प्रकार के बताए? तो क्या कहोगे? 2 प्रकार के, एक तो मूल स्वर और एक क्या कहोगे? संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 7। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थी मूल स्वर की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? 8। और उसके बाद संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे आप लोग? 2। तो टोटल मिलाकर के कितने हो चुके? 10। और एक बच रहा है रीसा ऋषि। एक क्या बच रहा है? रीसा ऋषि। वैसे मिलाकर के टोटल की संख्या कितनी होती है? 11। वो तो मैं आगे आप लोगों को स्लाइड में समझाऊंगा, अलग स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार करूंगा बिल्कुल संख्याओं की ही, क्योंकि संख्या से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। चलो मूल स्वर के भेद। तो मूल स्वर के हमारे 3 भेद हैं, कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर, एक क्या कहोगे? दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या कहोगे? प्लुत स्वर। चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ ह्रस्व स्वर। देखो ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल कम समय लगे, या दूसरी परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, वही क्या कहलाएगा? आपका ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहोगे? और ये हैं कौन कौन से? ए आ ऊ और क्या कहोगे? ऋषा ऋषि। मतलब अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थियों कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे? 4। 4 कौन कौन से? ए आ ऊ और क्या कहोगे? ऋषा ऋषि। उसके बाद अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर किन्हें कहोगे? कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो क्या कहेंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? 7। वो 7 है कौन कौन से? आ ई ऊ ए बड़ा ए ओ और क्या कहोगे? औ। ये सारे के सारे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर। क्या है ये? दीर्घ स्वर। पहले तो ये बताओ ह्रस्व स्वर के बारे में क्या बताया आप लोगों को? कि जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाएगा? ह्रस्व स्वर। और जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। चलो उसके बाद बताया मैं आप लोगों को प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं बताओ जरा?
कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर दोनों से ज्यादा समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर। और साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, ओम, सुनो, हे राम, ये सारे के सारे क्या हैं, जिन्हें बोलने में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे वो क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर विद्यार्थियों। अयोगवाह प्यारे विद्यार्थियों, अयोगवाह देखो, अयोगवाह किसे कहोगे, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अगर मैं बात करूं आपसे, डायरेक्ट पेपर में पूछेगा कि ए के ऊपर बिंदी और ए के पीछे बिंदी ये दोनों क्या हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे आप लोग, अयोगवाह। तो क्या कहोगे, अयोगवाह। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विद्यार्थियों, देखो ए के ऊपर बिंदी जिसके होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार, और ए के पीछे 2 बिंदी जिसके होती है उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग। तो ये बातें भी याद रखोगे, डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि ए के ऊपर बिंदी ये क्या कहलाता है, तो क्या कहोगे, अनुस्वार, और ए के पीछे 2 बिंदी उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, विसर्ग। उसके बाद अयोगवाह के प्रकार पूछेगा। अयोगवाह टोटल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और क्या कहोगे, निर्नुनासिक। अगली स्लाइड में इन चारों की मैं आपको डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ जरा, अयोगवाह किसे कहोगे, तो ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर के अंतर्गत की जाती ना ही व्यंजन के अंतर्गत की जाती, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये कितने प्रकार के हैं, तो क्या कहोगे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, अनुनासिक, अनुस्वार, थर्ड क्या है, विसर्ग, और फोर्थ क्या है बच्चों, निर्नुनासिक। ठीक, अगर आपसे ये कहा जाए ए के ऊपर बिंदी क्या कहलाता है, तो क्या कहोगे, अनुस्वार, और ए के पीछे 2 बिंदी उसे क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, अनुस्वार। ए के ऊपर बिंदी अनुस्वार और ए के पीछे 2 बिंदी उसे क्या कहोगे, विसर्ग। देखो इन दोनों की भी पहचान आप लोग याद रखोगे। तो चलो अगली स्लाइड में अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। चलो बच्चों देखो, अनुनासिक किसे कहा जाता है, ये जो आप लोगों के लिए क्लास है बच्चों, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस तो नहीं कह सकते, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो आपको थ्योरी की क्लास और उसके कुछ ही देर बाद या शाम के टाइम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट बच्चों, जो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे वो कराया जाएगा। देखो अनुनासिक किसे कहोगे, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। तो अनुनासिक जैसे कि गांव, यानी कि हवा नाक से भी निकल रही है और मुख दोनों से निकल रही है, जैसे दांत, आंगन, सांचा। इन्हें बोल के देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको खुद एहसास होगा कि ऐसे शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है और क्या, मुख से भी निकलती है। उसके बाद सेकंड पोजीशन थी इसकी अनुस्वार की। कितने प्रकार के बताए थे बच्चों आप लोगों को, अयोगवाह 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, एक तो अनुनासिक। अनुनासिक में क्या बताया कि जिनके उच्चारण में विद्यार्थियों, जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती हैं उसे अनुनासिक कहा जाता है। एग्जाम्पल भी आप सबके सामने है। अनुस्वार किसे कहोगे, जिन वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, ओनली नाक से, उसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। आपको ये एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि ये अनुनासिक है या अनुस्वार है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अंगूर, अंगद, कंकन, यानी कि जिनके ऊपर बिंदी आ रही है उन्हें क्या कहोगे बच्चों, अनुस्वार। उसके बाद विसर्ग की अगर बात करें तो जिनके पीछे बिंदी होती है, जिनके पीछे 2 बिंदी होते हैं वो विसर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, जिस ध्वनि के उच्चारण में है की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का मतलब जिनके पीछे 2 बिंदी होती है बच्चों वो किसके अंतर्गत आते हैं, विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल है, मनोकामना, पैपान, अतस्वत है।
दुख इत्यादि, ये सारे के सारे शब्द के हैं आपके विसर्ग हैं। या बिल्कुल आम से भाषा में समझो कि जिस शब्दों के पीछे दो बिंदी आएगी वो शब्द क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। उसके बाद इसका चौथा प्रकार है अयोगवाह का निर्नुनासिक। निर्नुनासिक के बारे में अगर आपसे कहा जाए, किसे कहा जाएगा, केवल मुख से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। देखो कॉपी में अगर नोट्स बनाओगे ना, मैं पूरा दावा करता हूं आप सबके साथ, आपके क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में वो बिल्कुल एज इट इज हूबहू आप लोगों को वहां मिलेंगे। और बार बार इनका रिवाइज करें, नोट्स तो जरूर बनाए, बिल्कुल जरूर विद्यार्थियों। देखो निर्नुनासिक किसे कहोगे, केवल मुख से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहा जाता है। जैसे कि इधर उधर, आप, अपना, घर और क्या कहोगे इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक। एक बार और रिपीट करूं, अनुनासिक का मतलब क्या, जिस शब्द के ऊपर चांद रहेगा उसे क्या कहोगे, अनुनासिक। अनुस्वार क्या कहोगे, जिस शब्द के ऊपर अंक की बिंदी रहेंगी वो क्या कहलाएंगे, अनुस्वार। विसर्ग किसे कहोगे, जिसके पीछे दो बिंदी रहेगी वो क्या कहलाएंगे, विसर्ग शब्द। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो ये अयोगवाह के प्रकार थे। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ व्यंजन। यहां से पक्का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर मिलता है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों व्यंजन किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया, छ हो गया, थ हो गया, थ हो गया, द हो गया, भ हो गया, मैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन। अगर आपसे कहा जाए व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो क्या कहोगे, व्यंजन तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, एक तो स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक क्या कहोगे, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगर मैं इनकी संख्याओं के बारे में बात करूं, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 4। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों 4। चलो अब मैं बारी बार से इनकी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। चलो देखो अगर आपसे पहली बार में कहा जाए स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या भी पूछ लेता है एग्जाम में, इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे 25। ये 25 को कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है, तो देखो विद्यार्थियों, इसमें एक तो पहला जो वर्ग आएगा वो क वर्ग आएगा, और क वर्ग के अंतर्गत किसे किसे रखा जाता है, क, ख, ग, घ और ढ। और आपसे अगर ये कहा जाए जो क वर्ग वो कहाँ से बोला जाता है, तो क्या कहोगे, कंठ से बोला जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा वर्ग क्या है विद्यार्थी, च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो क्या कहोगे, च, छ, ज, झ और अइया, ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी। देखो च वर्ग के अंतर्गत आप शब्द भी याद रखोगे और ये भी याद रखा जाएगा कि च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो क्या कहोगे तालु। कहाँ से बोला जाता है, तालु। और क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो क्या कहोगे, कंठ से। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों, ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत क्या कहेगा, ट, ठ, ड, ढ, अण। और इन शब्दों को कहां से बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, मूर्धा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है प्यारे विद्यार्थियों, केटीएम डीओ। क्या का मतलब कंठ, टी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, तालु, एम का मतलब क्या कहोगे, मूर्धा, डी का मतलब क्या कहोगे, दंत, और ओ का मतलब क्या कहोगे, ओष्ठ्य। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखोगे, केटीएम डीओ, केटीएम डीओ। देखो चौथा वर्ग है आपका तय वर्ग। तय वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, तय, थ, द, ध और न। ये दांतों को स्पर्श करते हैं, मतलब ये कहां से बोले जाते हैं, तो जब भी इन शब्दों को आप बोलोगे तो आपके उच्चारण के समय जो जीभ होगी वो दांत पे लगेगी ही लगेगी। उसके बाद अगर पै वर्ग की मैं बात करूं, पहले तो ये बताओ मुझे जरा, स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं, तो क्या कहोगे 25। वो 25 कैसे कैसे डिवाइड है, पहला वर्ग क्या कौन सा वर्ग होता है, क वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा होता है, च वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा होता है, ट वर्ग। उसके बाद तय वर्ग, और उसके बाद क्या कहोगे, पै वर्ग। अगर इनकी ट्रिक की मैं बात करूं तो क्या याद रखोगे, कचट तप, कचट तप, कचट तप। क वर्ग कहां से बोला जाता है, तो क्या कहोगे कंठ। च वर्ग कहां से बोला जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग तालु।
ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो मूर्धा। त वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो दांतों को स्पर्श करते हैं। और प वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो क्या कहोगे? होठों को स्पर्श करते हैं। तो कैसे स्टार्टिंग हुई है प्यारे विद्यार्थियों स्पर्श व्यंजनों की, और मैं पर जाकर के इसके अंत होता है। तो अगर आपसे कहा जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? 25। 25 के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ग? एक तो क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग, और एक क्या कहोगे? प वर्ग। और प्रत्येक के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कुल कितने अक्षर आ रहे हैं? तो क्या कहोगे? 5। इन पचिकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 को मिलाकर क्या बन जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। चलो बहुत बढ़िया। देखो दूसरा क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा पहले समझो और फिर इनके एग्जाम्पल समझो। यहां से हर बार यूपी पुलिस क्वेश्चन जरूर पूछती है। कोई भी एक अक्षर दे देगी और पूछ लेगी इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच से होता है, वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। डायरेक्ट अगर इनकी संख्या पूछ ले जाए कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे? 4। वो 4 हैं कौन कौन से? ये रे ले वे, ये चारों के चारों जो व्यंजन है क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। पूछ लेगा ये क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? अंतस्थ। रे भी क्या कहा जाता है? अंतस्थ। ले भी क्या कहा जाता है? अंतस्थ। और क्या कहोगे? वह भी क्या कहा जाता है? अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? ये रे ले वे। उसके बाद तीसरा व्यंजन कौन सा आपका? उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये कौन कौन सा होगा? बताओ जरा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हो, वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन। या जिन्हें बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? संघर्ष व्यंजन। और वो हैं कौन कौन से? श, श, बड़ा श, और क्या कहोगे? है। ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे? उष्म व्यंजन। चलो पहले संख्याओं के बारे में बात करो। पहले तो ये बताओ बच्चों, व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन्हें बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहले क्या कहोगे? उष्म व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। उष्म व्यंजन। सबसे पहले क्या कहोगे? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 25। कैसे स्टार्टिंग होते हैं और मैं पर जाकर अंत होता है? कौन कौन से वर्ग आते हैं? तो क्या कहोगे? कचट तप। कचट तप। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और क्या कहोगे? प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कुल कितने शब्द आते हैं? तो क्या कहोगे? 5 5 5। और 5 वर्ग है और प्रत्येक के अंतर्गत कितने आते हैं? 5 शब्द। तो तूफान पंजे 25। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बनी? तो क्या कहोगे? 25। उसके बाद दूसरे नंबर का क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 4। 4 कौन कौन सी? यर है, लेव है। उसके बाद तीसरे नंबर का कौन सा व्यंजन बताया था? तो क्या कहोगे आप लोग? उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। जिन्हें बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, वो क्या कहलेंगे? उष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 4। वो 4 हैं कौन कौन से? श, श, स, और क्या कहोगे? है। ये चारों के चारों किस प्रकार के व्यंजन है? तो क्या कहोगे? उष्म व्यंजन। ठीक, यहां से क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये स्लाइड ऐसी है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपसे कहा जाए व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है और उच्चारण के अंगों के आधार पर मैं व्यंजनों का वर्गीकरण आप सबको समझाया है। कैसे? कि गले से कौन कौन से बोले जाते हैं? गले से डायरेक्ट पूछ लेगा। कै कहां से बोला जाता है? ठीक, ख कहां से बोला जाता है? तो गले से कौन कौन से बोले जाएंगे? तो क्या कहोगे? कै, ख, ग, घ, और क्या कहोगे? डे। उसके बाद तालव्य से कौन कौन से बोले जाएंगे? तो क्या कहोगे? च, छ, ज, झ, ये, और क्या कहोगे? श। कॉपी में लिखे नोट्स बनाओगे तो जरूर याद होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप सबके लिए ये लेक्चर पूरा का पूरा बच्चों कठिन हो जाएगा। और आप सबको पता है कि इस वर्णमाला के टॉपिक से 5 या 6 सवाल आपके एग्जाम में जरूर दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें बार बार लिखें और बार बार इनका रिवीजन करें। ठीक, मूर्धन्य क्या होगा? तो मूर्धन्य से कौन कौन से बोले जाएंगे? तो क्या कहोगे? ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, और क्या कहोगे? श। उसके बाद दंत से कौन कौन से बोले जाएंगे? तो क्या कहोगे? त, थ,
द, ध, न। दांतों के मूल से कौन कौन से बोले जाएंगे तो क्या कहोगे? श, ज, सजरल। कौन कौन से बोले जाएंगे? सजरल। और उसके बाद दोनों ओठों से, दोनों होठों से मतलब ओष्ठे से कौन कौन बोले जाएंगे? चाहे बोल करके देख लो। फ, प, ब। मतलब जिन्हें बोलने में हमारे होठ भी चलते हो, ठीक, वो हैं कौन कौन से? प, फ, ब, भ और क्या कहोगे? मैं। और उसके बाद दंतोष्ठ्य से मतलब दंत से भी और आपके होष्ठ से भी, जो दोनों से बोले जाते हैं वो कौन कौन से? व और क्या कहोगे? फ। और उसके बाद स्वर यंत्र से कौन सा बोला जाता है तो क्या कहोगे? है। देखो ये थे आप लोगों के उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंठ से आपको बताए, फिर तालव्य से बताए, फिर मूर्धन्य से बताए, फिर दंत्य से बताए, फिर वत्सरीय से बताए। वत्सरीय का मतलब क्या? दांतों के मूल से। उसके बाद ओष्ठ्य से बताए, उसके बाद दंतोष्ठ्य से बताए और उसके बाद आपके सवर से बताए। चलो अगली स्लाइड प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्राण का अर्थ क्या है? वायु। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली वायु मतलब श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं, एक तो अल्प प्राण और क्या कहोगे? महाप्राण। अगर मैं अल्प प्राण की बात करूं तो बिल्कुल साधारण से शब्दों में जो आपके वो स्पर्श व्यंजन है, कुल कितने? 25। उन्हीं में ही पहला 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 तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? अल्प प्राण। जैसे कि मैं आपको थ्योरी में भी समझाया है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। ये कुछ एग्जाम्पल में दिए हैं, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ढ हो गया, ज हो गया, ट हो गया, ड हो गया, अण हो गया, त हो गया, द हो गया, न हो गया, प हो गया, ब हो गया, मैं हो गया। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे तो क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और उसके बाद अगर आपसे ये भी कहा जाए जो आपके अंतस्थ व्यंजन है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण। तो दोनों बातें आप लोग याद रखोगे। महाप्राण कौन कौन से होंगे? दूसरा और चौथे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे कि ख, ग, घ, छ, छ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, श, स और क्या कहोगे? है। मतलब कि जो दूसरे और चौथे वर्ग का व्यंजन होगा वो क्या कहलाता है? महाप्राण। और इसके अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं तो क्या कहोगे आप? ऊष्म व्यंजन। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। डायरेक्ट पूछ लेगा कि ऊष्म व्यंजनों को कहा जाता है तो क्या कहोगे? महाप्राण। इनको महाप्राण भी कहा जाता है और क्या? ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो घोष और अघोष। घोष और अघोष किसे कहोगे तो क्या कहोगे? पहले मैं घोष की परिभाषा पढ़ता हूं। जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सुघोष कहा जाता है। या साधारण सी परिभाषा में यह भी कह सकते हो, तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है? घोष या सघोष कहलाता है। और उनके एग्जाम्पल में आप लोगों को दिए हैं सामने। उसके बाद अगर अघोष के बारे में बात करें तो अघोष किसे कहोगे? पहला पहला दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा? अघोष। पहले देखो चार परिभाषा में आपको समझाऊं। देखो पहला क्या था? अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा? आपका अल्पप्राण। महाप्राण के बारे में अगर बात करें तो महाप्राण कौन कौन से होंगे? दूसरे और चौथे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा? महाप्राण। उसके बाद अघोष कौन कौन से कहलाएंगे या घोष कौन कौन से कहलाएंगे तो सुघोष कौन कौन से कहलाएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा? सुघोष। और अघोष किसे कहोगे? पहला और दूसरे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अघोष। बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो अगली स्थिति है संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? द्वितत्व व्यंजन किसे कहा जाता है? और संयुक्त अक्षर किसे कहा जाता है? तो पहली हेडिंग है आपका संयुक्त व्यंजन। मतलब कौन कौन से? वर्णमाला में ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए जाते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ये चारों के चारों आप सबके सामने। और यहाँ से पक्का सवाल पूछा जाता है। अक्षय, त्रय, आज्ञा और क्या कहोगे? ज्ञानी। जो अक्षय है वो किसे किसे मिलाकर के बनता है तो क्या कहोगे? क के नीचे हलंत और प्लस के स। और त्रय किसे किसके मिला करके बनता है तो क्या कहोगे? तय के नीचे हलंत और प्लस के क्या कहोगे? र के नीचे हलंत। और उसके बाद ज्ञानी किसे किसे मिला करके बनता है? जय के नीचे हलंत और प्लस के क्या कहोगे? और उसके बाद श्रेय किसे किसे मिला करके बनता है? मतलब ज्ञानी किसे किसे मिला करके बनता है तो क्या कहोगे? छोटा स
के नीचे हलंत और प्लस के क्या कहोगे र। देखो कॉपी में लिखोगे तो बिल्कुल पक्का 100 के 100% ये रटे जरूर जाएंगे। परिभाषा आप सबके सामने, एग्जाम्पल सबके सामने प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्हें कॉपी में जरूर लिखें। देखो नेक्स्ट है आपका द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन कौन कौन से होंगे? जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो, मतलब एक ऐसे शब्द जिनमें एक ही वर्ण दो बार आ रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? द्वितत्व व्यंजन। जैसे कि बिल्ली, देखो बिल्ली में दो बार ले आ रहा है तो ये क्या है आपका? द्वितत्व व्यंजन। पक्का, पक्का में क्या आपका दो बार आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? द्वितत्व व्यंजन। किन्हें कहोगे द्वितत्व व्यंजन? साधारण से शब्दों में बताओ जरा। जिन शब्दों में या जिन वर्णों में दो बार एक अक्षर आए, दो बार एक ही अक्षर आए, वो क्या कहलाएंगे? द्वितत्व व्यंजन। संयुक्त अक्षर किसे कहोगे? जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे कि क प्लस थ, स प्लस थ, स प्लस व और उसके बाद द प्लस ध, ये सारे के सारे मिलकर के अपने अपने अक्षर बना रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? संयुक्त अक्षर। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो वर्ण विचार के बात अगर मैं करूं तो जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, देखो जीभ के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जीभ के कितने हिस्से होते हैं? तो क्या कहोगे? 3 हिस्से। 3 हिस्से कौन कौन से? एक तो अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक क्या कहोगे? पश्च भाग। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए जीभ के अगले हिस्से से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं तो क्या कहोगे? ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। तो ये चारों के चारों अक्षर किससे बोले जाते हैं तो क्या कहोगे? अग्रभाग से। मध्य भाग से जीभ के केवल एक ही अक्षर बोला जाता है जिसे क्या कहा जाता है? ऐसे अनार। और उसके बाद पिछले भाग से आपके कितने अक्षर बोले जाते हैं तो क्या कहोगे? 5। 5 कौन कौन से? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और क्या कहोगे? ओ और क्या कहोगे? औ। ये सारे के सारे जो 5 अक्षर है कौन से भाग से बोले जाते हैं तो क्या कहोगे? पश्च भाग से। उसके बाद अगर मैं होठों की बात करूं तो होठों की स्थिति के अनुसार बच्चों ये कितने भाग हैं तो क्या कहोगे? वर्तमुखी, दूसरा क्या कहोगे? आवर्तमुखी। वर्तमुखी से कौन कौन से बोले जाते हैं तो क्या कहोगे? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और क्या कहोगे? बड़ा ओ, मतलब ओ से ओखली, ओ से औरत। और अगर आवर्तमुखी से अगर मैं बात करूं तो आवर्तमुखी से कौन कौन से बोले जाते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ए की अड्डी और क्या कहोगे? ऐसे ऐनक। ये सारे के सारे किससे बोले जाएंगे तो क्या कहोगे? अवर्तमुखी। देखो जीभ के आधार पर कितने तो क्या कहोगे? 3 भाग। कौन कौन से? एक तो अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक क्या कहोगे? पश्च भाग। अग्रभाग से कितने? 4 अक्षर। मध्य भाग से कितने? 1 अक्षर। पश्च भाग से कितने तो क्या कहोगे? 5 अक्षर। होठों की स्थिति के अनुसार तो क्या कहोगे? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो वर्तमुखी और दूसरा क्या कहोगे? अवर्तमुखी। वर्तमुखी से कितने अक्षर? 4 अक्षर। अवर्तमुखी से कितने अक्षर तो क्या कहोगे? 6 अक्षर। बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो व्यंजन पर्यटन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने तो क्या कहोगे? 25। अगर मैं बात करूं जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आई वायु किसी अवयव को स्पर्श करके निकल जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद संघर्षी व्यंजन किसे कहोगे? बताओ जरा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? से और क्या कहोगे? है। ये चारों के चारों जो अक्षर हैं ये कैसे व्यंजन है तो क्या कहोगे? संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है बच्चों स्पर्श संघर्षी किसे कहोगे? बताओ जरा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है वे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखो परिभाषा याद रखो या ना रखो लेकिन एग्जाम्पल इनके जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ही सवाल पूछा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? च, छ, जय और क्या कहोगे? झ। ये चारों के चारों क्या है बच्चों? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे नासिक्य की बात करूं तो नासिक्य का मतलब क्या? जो नाक से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? नासिक्य कहा जाता है। जैसे कि अण हो गया, न हो गया, मैं हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके? नासिक्य व्यंजन। बहुत बढ़िया। उसके बाद पार्श्विक के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहले इसकी थ्योरी पढ़ो। जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है, जिनके उच्चारण में जो जीभ का अगला भाग है वो मसूड़े को छूता है
उसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ऐसा केवल एक ही अक्षर है जिसे उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है। तो पार्श्विक डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि ले क्या है? ले, तो ले को क्या कहोगे बच्चों? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद प्रकंपी व्यंजन कौन कौन सा है? तो क्या कहोगे? ये भी एक ही है। अगर इसकी मैं थ्योरी की बात करूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं। और प्रकंपी व्यंजन कौन सा? तो क्या कहोगे? रे। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा? तो क्या कहोगे? ले। पार्श्विक ले और प्रकंपी रे। चलो, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से नीचे फेंकते हैं उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कितने प्रकार के हैं? तो क्या कहोगे? 2 हैं। एक तो डे और एक क्या कहोगे? ढे। एक तो डे और एक क्या कहोगे? ढे। ये क्या है बच्चों? आपके उच्छिप्त व्यंजन। डायरेक्ट पूछ लेगा कि डे कौन सा व्यंजन है, तो क्या कहोगे? उच्छिप्त। फिर पूछ लेगा ढे क्या है, तो उसे भी क्या कहोगे आप लोग? उच्छिप्त। उसके बाद आपका संघर्षहीन या अर्ध स्वर, ये कौन कौन से हैं बच्चों? डायरेक्ट पूछ लेगा जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती हैं वे संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। तो डायरेक्ट बताओ जरा मुझे, संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से? तो क्या कहोगे? यह और वह। और इन दोनों अक्षरों को क्या कहा जाता है बच्चों? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए वर्णमाला की बहुत बेहतरीन सी क्लास। और ये आपकी एसएससी जीडी के लिए भी रामबाण साबित होगी। और यही क्लास आपकी, देखो ये थ्योरी की क्लास है, उसके बाद आपको इसी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। सुबह के टाइम आप थ्योरी याद करें और शाम के टाइम इसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट दें, जिससे कि आपके दोनों परीक्षाओं में आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सके। देखो थोड़ी मेहनत तो बच्चों करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता। और अगर आपकी इस बार जॉब लग जाती है तो आपकी जो जिंदगी होगी बच्चों पूरी सदाबहार हो जाएगी। इसी मनोकामना के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।